चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। मैग्नेटाइजेशन, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट vector sum of magnetic moments for all atoms in a given sample of material per unit volume। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है एम्पियर एल इनवर्स और यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी denoted by symbol H, it is also a vector quantity. It is defined as the influence of external magnetic field which tries to magnetize the given sample of material. Its unit and dimension is same as magnetization। यहां तो कोई डाउट? आगे initially most of the materials are not magnetized because the atoms with their magnetic moment are randomly arranged. Therefore, net magnetic moment of the given material is 0। ठीक है, कुछ ये हो गया स्टेटस। क्लियर है, बात समझ आई? इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 है। बट इन द influence of external magnetic field, the dipole moment of each atoms get aligned in the direction of external field, and hence the material shows net magnetization। क्लियर है? स्पेलिंग वगैरह अपना देखता रहना भाई, स्पेलिंग वगैरह पे हमारा गड़बड़ सही होता रहता है। ठीक है, समझ में आई बात?
हेलो। हाँ। समझ में आई बात? कोई डाउट? आगे बढ़े, क्लियर है? अब देखो, ऐसा नहीं कि जैसे फील्ड देते ही ये पूरा का पूरा अलाइंड हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे, सुनो, फील्ड देते ही ये पूरा का पूरा अलाइंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड देंगे तो अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे फील्ड की मजबूती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका एंगलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां की ये मैक्सिमम अलाइंड हो जाएगा। उसके बाद तुम चाहे जितना फील्ड बढ़ा लो, अब इसकी अलाइनमेंट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एटम्स के डायपोल मोमेंट अलाइंड हो चुके हैं। बात समझ आई? कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। आवाज बड़ा। आए बेटा, आवाज। आवाज बढ़ा दें? अब सही है? हाँ। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो लेट Bm is equal to magnetic field produced due to मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का कितना मजबूत होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? कि वो मटेरियल कितनी मैग्नेटाइज्ड हुई है। बात इसमें ही, ये देखो, ये अलाइनमेंट अगर कुछ हुआ हो कुछ ना हुआ हो, तो उसके ऊपर ही ये जितना मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, ये जितना मैग्नेटाइज्ड होगा ये उतना ही मजबूत क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। बात समझ आई? कोई डाउट? हाँ। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी बनाने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, तो कितना होगा? म्यू नॉट एम। ठीक, ये बात समझ आ गई? कोई डाउट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एनी मटेरियल get how much magnetized? ठीक है, कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है ना? तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात समझ? अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काई एच। नोट कर लिया आप लोगों ने? इधर लिख देते हैं, काम भर का जगह है मेरे पास। और काई को हम लोग नाम देते हैं
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काई को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काई जो है एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और काई की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द atomic behavior of material। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए। आगे बढ़े। हेलो, बोल भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम्म, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? बीच बीच में ये, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? बीच बीच में छोड़ क्यों दे रहा है? फिर यहाँ छोड़ दे रहा है। छोटा बनाते हैं। ठीक, फिर छूट गया।
समझ गए तुम लोग बेटा? ये कोई सोलेनॉइड है जिस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा, इस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी ऐसे बाहर निकल जाएंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ होंगी और कहीं इधर से आती हुई होंगी, कुछ ऐसे, ठीक है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कोई भी, कुछ मान लेते हैं ये, कुछ ही डाउट। और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, अब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, कुछ ऐसे, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। यहाँ तक डाउट? ये फिगर बना लो आप लोग। और ये भी अब अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये कुछ ऐसा। समझ रहे हो आप लोग? कर लो भाई। कर लिया? जल्दी करो। कर लिया। अब ये बताओ कि इस स्पेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई? दो। एक मैग्नेटिक दो। फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। यही दो हुई ना बेटा? हाँ। और मैग्नेटिक ड्यू टू सोलेनॉइड जो है वही इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि बी नॉट इज प्रोवाइडिंग the required intensity to magnetize the material, ठीक है। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड और एन क्या है बेटा? एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब बी ऑफ द मटेरियल कितना हो जाएगा? देखो, बी ऑफ द मटेरियल कितना है? म्यू नॉट एम, है कि नहीं? तो म्यू नॉट, तो म्यू नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच्चा? एन आई प्लस एन। थोड़ा सा पीछे आते हैं। याद रखना कि इंटेंसिटी जो होता है इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन आई। इंटेंसिटी को हम एन आई से भी डिफाइन करते हैं। तो म्यू नॉट इंटू ये कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी एच, और मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर है? काई एच के बराबर। दिख रहा है कि नहीं?
तो ये क्या हो गया, काई डॉट एच। फिर दोनों में से कॉमन क्या आ गया, म्यू नॉट, और एच ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस काई। ठीक, 1 प्लस काई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो 1 प्लस काय होता है ये होता है बेटा म्यू आर। म्यू आर का मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये कौन होता है, म्यू आर, दैट इज 1 प्लस काई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट डॉट एच डॉट म्यू आर। क्लियर है। अब म्यू आर को डिफाइन कर लेते हैं। तो म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस काई तो होती ही होती है, के अलावा मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी, उसी तरह रिलेटिव परमिबिलिटी ये भी है। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं बात समझ आई, नोट कर लो। यानी कि इस रीजन का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल की परमिटिविटी कितनी है और कितनी इंटेंसिटी है। बात सुनाई कि नहीं, कोई डाउट। समझ में आई बात सबको, हेलो। वो एच का इज इक्वल टू म्यू आर है क्या, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का है, 1 प्लस काई है बेटा। वो एच का इज इक्वल टू म्यू आर। नहीं साहब समझ में आ रहा है, ये लो लिख देते हैं इस पे, 1 सर प्लस, वो ऊपर का बोल रहे हैं, ऊपर भी लिखा है ना आपने एक बार, क्या, 1 प्लस का इक्वल टू म्यू। हाँ 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक तो है। वो ऊपर का वो एच की तरह है एच सर। का इज इक्वल टू म्यू आर। ये एच, हाँ तो ये एच वो देखो, नहीं सर, वो नहीं, राइट साइड को। ये स्टेप सही है, समझ में आया। हाँ ये, हाँ अच्छा ये वाला ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस है बेटा, ये 1 हाँ और वो प्लस है। एच दिख रहा है। हाँ हाँ मानते हैं, हमको भी एच ही लग रहा है झटके में। लो अब सही है, अब हाँ सही है ना। तुम सही कह रहे हो, झटके में हमें भी वैसा ही कुछ लग रहा था। हो गया। समझ में आई बात सारी, नहीं आई बेटा, आ गई। कोई डाउट। अब एक एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिनके पास किताब है अच्छी बात, जिनके पास किताब नहीं वो लिख लीजिए। लिखो, a solenoid example
Example 5.10. A solenoid has a core material with relative permeability 400. A solenoid has a core material with relative permeability 400. Full stop. The winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. Full stop. If the number of turns is 1000 per meter, calculate. ठीक है. Question number 1, intensity. Question number 2, magnetization. Question number 3, magnetic field. ठीक है. तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या कहता है भाई. क्वेश्चन ये कहता है कि एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में एक मटेरियल पड़ा हुआ है और इस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी 400 है ना. रिलेटिव दिया कि एब्सोल्यूट दिया है, पढ़ना पड़ेगा खुद से. हाँ, रिलेटिव 400 है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितना है, लेंथ कितना है रे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है 1000. करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर. यही 3 डेटा दिए हुए हैं ना, और कुछ दिया हुआ है डेटा, और कुछ नहीं दिया हुआ है. अब पूछा क्या क्या है, H. तो इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितना होता है रे बेटा, कितना होता है Ni. तो N कितना हो गया तेरे पास 1000. I कितना हो गया 2, तो कुल कितना हो गया 2000. यूनिट इसका क्या होगा एम्पियर पर मीटर. है पाठक, देखो तो आंसर. क्वेश्चन में मिल रहा है. 5.1 एग्जांपल 10, सॉरी 5.10. सही आंसर. आंसर सही है. हाँ. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालने को बोला है, जल्दी बोलो. M. तो M की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, 1 M की वैल्यू कितनी बताई थी, काई डॉट H, यही बताई थी ना. हाँ. अच्छा, और 1 प्लस काई की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, म्यू. तो 1 प्लस काई और म्यू आर कितना है 400. तो काई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, और H कितना है, बताओ इसका आंसर कितना आता है, आंसर निकाल के मैच करो. हाँ वही. कितना है हमें भी बता दो. अरे 9 दूनी 18 का 8, हाथ में लगल 1, 9 दूनी 18, 19 का 9, हाथ में लगल 1, 3 दूनी 6, 798000. ठीक. इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी एम्पियर सही है. पर मीटर. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बी. 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 तो बी की वैल्यू अभी हमने कितनी बताई थी
1 प्लस काई डॉट एच, यही बताई थी ना? हाँ नहीं, म्यू डॉट नॉट म्यू नॉट भी है वर्ड। ना, हाँ डॉट म्यू नॉट भी है। तो 1 प्लस काई की वैल्यू कितनी हो गई? 400। 1 प्लस काई की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी है? 2000। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 ना? 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 पाई इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। अब 32 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है करके देखो। एक एक 100 100.48 .48 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला है आंसर। हाँ 1 टेस्ला। 1 के आसपास बस ही। हाँ तो हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा। नहीं हाँ कोई डाउट? है आगे बढ़े? नहीं नहीं है आगे बढ़े? क्या बोल रहे हो बेटा? है हाँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग दीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। किसकी बात करेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होती हैं, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी इनकी हैंग करती है कहां से कहां? -1 से लेके 0 के बीच में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो इसकी म्यूआर कहां से कहां हैंग करेगी? म्यूआर कहां से कहां हैंग करेगी बताएं आप लोग बेटा? 0 से 1 के 1 बीच में नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं इसकी काई निगेटिव है, तो इसकी काई निगेटिव है तो ये कैसे मैग्नेटाइज्ड होगा? B इज इक्वल टू क्या था? काई
म्यू नॉट एच। तो काई इसकी जब निगेटिव है तो बी ए कैसे मैग्नेटाइज होगा, अपोजिटली मैग्नेटाइज हो जाएगा ना बेटा। नहीं बात सुनाई, क्लियर है। हाँ तो जैसा कि आप लोग को बताया था कि इसकी काई निगेटिव होती है, तो काई निगेटिव होने का कारण क्या होगा, इट गेट oppositely magnetized to intensity. It get oppositely and weakly magnetized to intensity. क्लियर है, कोई डाउट। इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स लिख लीजिए। बिस्मथ, दूसरा कॉपर, तीसरा लेड, चौथा सिलिकॉन, पांचवा नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर और सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट, आगे बढ़े। पांचवा पॉइंट, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है, सुपर कंडक्टर। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है बेटा, सुपर कंडक्टर, ठीक है। और इसकी जो काई होती है वो होती है -1 और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 0, ठीक है। और याद रखना सुपर कंडक्टर क्या बेटा, पिछला पेज लो ना एक सेकंड। क्या बोल रहा हूं हम समझ नहीं पा रहे हैं। पिछला पेज लो एक सेकंड। पिछले पेज पे आए, लो। हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है, सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसका लोग कोई भी परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं, बाकी सबकी काई जो है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 ही होता है। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर जिसकी काई की वैल्यू -1 होती है, रिलेटिव परमिटिविटी 0 होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले एक मैसनर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव करा था, इसलिए इसको कहते हैं मैसनर इफेक्ट। तो मैसनर इफेक्ट क्या है, ये लिख लीजिए। द बिहेवियर ऑफ superconductor that it
बिहेव्स एज परफेक्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल। इसी को क्या कहते हैं? मेसनर इफेक्ट। कोई डाउट? ये पेज लिख लिया पूरा? हो गया बेटा? हेलो, हो गए। हो ये हो गया। अब गए। छठा पॉइंट लिखिए इसका। पीछे लीजिए ना। क्या बेटा? पिछला पेज। ये हाँ। लिख लो। व्हाट्सअप 4 बजा देंगे, 4 बजा देंगे। 3 पॉइंट के लिए हम नहीं चाहते हैं कि अब हमको कल आना पड़े। 3 पॉइंट है, जल्दी करो बेटा। 3 पॉइंट है, खत्म कर दें। हो गया सर। अब अगला पॉइंट कौन सा होगा? छठा की सातवां? छठा। तो इट गेट repelled weakly in external field। बात सुनाई? इट गेट रिपेल्ड वीकली इन एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है? रेपेल होता है। क्यों रेपेल होता है बेटा? क्योंकि ये अपोजिटली मैग्नेटाइज्ड होता है। समझ में आई बात? अगर ये अपोजिटली मैग्नेटाइज्ड नहीं होता तो ये रेपेल नहीं होता। उसके बाद सातवां पॉइंट, इट repels the external field lines। ये एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को भी क्या करता है? रेपेल करता है। ठीक। कुछ ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को कुछ यूं ये रेपेल कर देता है। समझ में आई बात? हेलो, हेलो। हाँ भाई। कोई डाउट? अब नवा, आठवां, इसका एटॉमिक बिहेवियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से शुरू करने जाएंगे। ठीक है, कि ये सारी बिहेवियर ये शो क्यों करता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।